हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की बेहद महत्वपूर्ण क्लास में। CWSN हमने पढ़ लिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी पढ़ ली, लेकिन अब असली सवाल ये है कि CTET में इन टॉपिक से सवाल कैसे पूछे गए हैं। आज हम CWSN के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और समझेंगे कि इन टॉपिक से पेपर में कब और कहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। और सबसे पहले समझते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क के विकास या क्षति के कारण उसकी मांसपेशियों की जो हरकतें हैं, मांसपेशियों की जो मूवमेंट्स हैं, पोस्चर है, उसका बैलेंस है, वो प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोमोटर स्थिति है जिसमें बच्चा मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस बनाने में कठिनाई महसूस करता है। अब बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले उसको मूवमेंट में कठिनाई होती है, वो शरीर की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित नहीं कर पाता। उसकी मसल्स टोन है, या तो वो बहुत ज़्यादा कैड़े हो जाते हैं या बहुत लूज़ हो सकते हैं। उसको अपने आप को बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने में कठिनाई होती है, चलने फिरने बैठने में, शरीर का बैलेंस बनाने में उसको परेशानी हो सकती है। बच्चे को पोस्चर की समस्या आती है, उसको वॉकिंग में कठिनाई होती है। कुछ बच्चों को चलने की सहायता की भी आवश्यकता होती है, व्हील चेयर पर चलते हैं वो लोग। उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। उनको लिखने में, पकड़ने में, छोटे मोटे सामान को संभालने में कठिनाई होती है, पेंसिल को पकड़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों को स्पीच और कम्युनिकेशन में भी कठिनाई होती है। कुछ बच्चों को बोलने में और स्पष्ट उच्चारण करने में बहुत परेशानी होती है, वो ठीक से चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। दृष्टि या सुनने से जुड़ी भी समस्याएं बच्चों को होती हैं। किसी किसी को दोनों प्रॉब्लम साथ में भी हो सकती हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बच्चे में प्रभाव हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। हर बच्चे में जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग होंगे। ये सिम्टम्स व्यक्तिगत होते हैं। किसी में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स होंगे। क्लियर है? अब समझते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए टीचर क्या कर सकता है, टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो टीचर को बच्चों की क्षमताओं को और उनकी ज़रूरतों को समझना और उनके अनुसार शिक्षण की योजना बनाना चाहिए। ठीक है, बैठने की उचित व्यवस्था करें ताकि बच्चा आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद गतिविधियों और कार्यों को सरल बनाएं और ज़रूरतों के अनुसार बच्चे का अनुकूलन करने में सहायता करें। बच्चे को अधिक समय दें, धैर्य के साथ प्रोत्साहन दें। बच्चों को छोटे मोटे कामों के लिए भी इंकरेज करें। ठीक है, सहपाठियों में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना विकसित करें। जो बच्चे का पेयर ग्रुप है उनके अंदर भी ऐसी हैबिट डेवलप हो कि बच्चों के साथ वो सहयोग की भावना के साथ काम करें। बच्चों के लिए सहनशीलता दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। नेक्स्ट है, अभिभावकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर नियमित रूप से संवाद और सहयोग बनाए रखें ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है वो होती रहे। और छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी बच्चों की सराहना करें, बच्चों को इंकरेज करें और बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इस तरह एक टीचर जो है वो सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मीन्स ASD। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ASD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार, संवाद करने की क्षमता और बच्चे के इंटरेस्ट, रुचियों एवं व्यवहार के पैटर्न को प्रभावित करती है। ये समस्या हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। तो ये जो ASD है ये एक विकासात्मक स्थिति है, यानी कि जब बच्चे का विकास हो रहा है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम है, विकासात्मक स्थिति है। इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों से दूरी बनाता है, सोशल इंटरेक्शन करने में उसको परेशानी होती है, वो लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, या फिर या तो अगर उसका इंटरेस्ट एरिया है तो वो उस चीज़ को बार बार करता है, या फिर बिल्कुल भी किसी काम को नहीं करना चाहते बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं ऑटिज्म का मुख्य एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ऑटिज्म। फर्स्ट है सामाजिक संपर्क, दूसरों से जुड़ने में, दोस्त बनाने में और आंखों में आंखें डालकर जो बात करते हैं बच्चे, ऐसी भावनाओं को समझने में इन्हें बहुत कठिनाई होती है। इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये लोगों से बातचीत करने में, अपनी बात कहने में, दूसरों की बात को समझने में या भाषा के सही उपयोग में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका बिहेवियर होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो उन गतिविधियों को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं या फिर ये उनको बिल्कुल भी नहीं करते। उनको स्वीकारने में इन्हें कठिनाई होती है। अगर आप कोई चेंजेस करने को इनको बोलेंगे तो इसको नहीं स्वीकारते, जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जल्दी से ये चेंजेस को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है इनका संवेदी प्रतिक्रिया, सेंसरी प्रोसेसिंग।
अगर कोई बहुत तेज़ आवाज़ आती है, रोशनी आती है, कोई टच करता है या कोई तेज़ स्मेल होती है, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या फिर ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो सकते। उसके बाद इन बच्चों को कोई नई चीज़ सीखने में, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन बनाने में, कोई प्लानिंग करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर होता है। ये लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ऑटिज़्म वाले बच्चों के लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले इन बच्चों के लिए स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें, इनको विजुअल सपोर्ट दें, टैक्टाइल मटेरियल दें, छोटे छोटे स्टेप्स में इनको डायरेक्शन दें, इंस्ट्रक्शन दें। अगर बच्चा कोई पॉजिटिव बिहेव करता है तो उसकी तुरंत प्रशंसा करें, उसको प्रेज़ करें। बच्चों को शांत और व्यवस्थित वातावरण दें जहाँ पर बच्चा ठीक से लर्निंग कर सके, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको गतिविधियाँ कराएँ। सामाजिक कौशल सिखाने के लिए पहले खुद उसके लिए वो रोल प्ले करें, खुद एक अच्छा मॉडल बच्चे के सामने पेश करें और माता-पिता और विशेषज्ञों के साथ मिलकर नियमित संवाद करें, बच्चों की ग्रोथ पर बात करें, बच्चे को किस तरह विकसित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। अब हमारा थर्ड टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इस पर हमने कल भी क्लास की थी जिसमें हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। तो ये हमारे 3 जो है वो हमारे स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर हैं। फर्स्ट है डिसलेक्सिया, सेकंड डिसग्राफिया और थर्ड है डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया एक पढ़ने का संबंधी विकार है। इससे बच्चों को शब्दों को, अक्षरों को पढ़ने में, समझने में कठिनाई महसूस होती है। इससे उनकी दिमागी क्षमता का कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ उनको पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है, अक्षरों को समझने में, ठीक है। वो 6 को 9 समझ लेते हैं, 9 को 6 समझ लेते हैं, बी को डी समझ लेते हैं और डी को बी समझ लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को होती है। नेक्स्ट है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में बच्चों को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। बच्चा अक्षरों को सही से लिखने, साफ लिखने और अपने जो विचार हैं उनको कागज़ पर उतारने में असमर्थ महसूस करता है। बच्चा अपनी बातों से तो सब कुछ स्पष्ट कर पाता है, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो वो उसको अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसकैल्कुलिया। ये हमारा एक मैथ का प्रॉब्लम है। यहाँ पर बच्चों को संख्याओं को समझने, गिनने, छोटे-मोटे जोड़ जमा, गुणा भाग करने में, इनके सिंबल्स को समझने में भी कठिनाई महसूस होती है। मैथ्स के बहुत आसान से कंसेप्ट भी बच्चा नहीं समझ में पाता है। तो ये हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इस सारे टॉपिक को कल ही किया है पूरा डिटेल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। समझते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टी क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो दोस्त, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरों को बता पाते हैं, ठीक है। तो भाषा एक संचार का माध्यम है जिससे हम समाज में एनरोल कर पाते हैं, वह भाषा ही है। और ये गतिशील होती है, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, धीरे धीरे कुछ बदलाव भाषा में आते रहते हैं। भाषा विचारों, भावनाओं और जानकारी को समझने और दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। ये बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के माध्यम से यूज़ की जाती है और ये हमारे कम्युनिकेशन की नींव होती है। अब लैंग्वेज की बात समझते हैं कि स्पीच क्या है। स्पीच हमारे विचारों को, भावनाओं को और हमारे आवश्यकताओं को बोलकर व्यक्त करने की क्षमता है। इसके माध्यम से हम दूसरे से बात करते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं। ये भाषा का एक मौखिक रूप होता है। क्लियर है? अब आपके सामने दो बहुत ही यूज़फुल टर्म्स हैं जो हमें एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलती है, तो क्वेश्चंस में या क्वेश्चन के ऑप्शंस में। फर्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम। देखो दोनों में क्या अंतर होता है। जो हमारा अर्जन है वो हम प्राकृतिक वातावरण में धीरे धीरे खुद सीखते हैं, इसको हमें कोई सिखाता नहीं है। एक बच्चा घर में रहता है और माता पिता को बातचीत करते हुए सुनता है, सोशली लोगों को सुनता है, समझता है और वो उससे भाषा सीख जाता है। उसे वो अपनी मातृभाषा कहता है, मातृभाषा सीख जाता है। तो जो मातृभाषा सीखते हैं वो हमारा भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन है। और जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग है वो भाषा को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके एक औपचारिक वातावरण में किस तरह भाषा का हमें प्रयोग करना है, जो हम स्कूल में सीखते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं या कोई अलग भाषा सीखते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है, जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, कुछ भी हम सीखते हैं, ये हमारा लैंग्वेज लर्निंग है। तो दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। जो हम नेचुरली सीख जाते हैं, नेचर के संपर्क में आके सीखते हैं, वो भाषा अर्जन है और जिसे हम एक व्यवस्थित ढंग से अपने प्रयास से सीखते हैं वह लैंग्वेज लर्निंग है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टी में टीचर का क्या रोल होता है, टीचर क्या भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले बच्चों को ध्यान से सुने, उनकी पूरी बात होने दें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। सरल, स्पष्ट और छोटे वाक्यों का यूज़ करें। बोलते समय बच्चों की आंखों में देखकर ही बातें करें। बच्चों को बोलने के लिए टाइम दें, बीच में टोके नहीं। समझ ना आने पर दोहराकर या अलग तरीके से बच्चों को समझाएं ताकि उनको समझ में आ जाए। विजुअल सपोर्ट लें, चित्र, चार्ट, इशारे,
फ्लैश कार्ड आदि, ग्लोव वगैरह लेकर के उनका यूज़ करें। बच्चों को छोटे छोटे स्टेप में इंस्ट्रक्शन दें और एक समय में एक ही काम बच्चों को करने के लिए बोलें। सकारात्मक प्रोत्साहन दें, छोटी छोटी सफलताओं के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, उनको सराहना दें, प्रेज़ करें। भाषा विकास के लिए बातचीत, कहानी, गीत और गतिविधियों का उपयोग करें। भाषा और सीखने की कठिनाइयों के अनुसार बच्चों को इंडिविजुअल सपोर्ट दें। जैसी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सपोर्ट दें। इस तरह के बच्चों के लिए टीचर को माता पिता के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए और स्पीच थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करें और बच्चों को नियमित रूप से फीडबैक देते रहें। इससे बच्चों में इंप्रूवमेंट होगा, उनकी लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होता है? जब एक बच्चे में एक से अधिक तरह की डिसेबिलिटीज़ हों। यहाँ पर जो चुनौती है वो एक से अधिक हो सकती है। हो सकता है बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो, बच्चा लोकोमोटर डिसेबल भी हो सकता है बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो और वो लोकोमोटर डिसेबल हो। यानी कि जब उसके पास एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी कि बहुदिव्यांगता। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए टीचर को क्या करना है? इस तरह की डिसेबिलिटी का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के सीखने पर, समझने पर, उसके बोलने, चलने फिरने, देखने सुनने और रोज़मर्रा के सभी कामों करने की क्षमता पर पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष देखभाल की, सहयोग की और शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं इन बच्चों के लिए टीचर क्या कर सकता है। तो टीचर को यहाँ पर सबसे पहली और ज़रूरी बात बच्चों को सम्मान देना है, उनको स्वीकारना है, बच्चों की क्षमताओं को समझना है, उनकी कठिनाइयों को समझना है, यानी कि उनका जो मजबूत पक्ष है, स्ट्रॉन्ग पक्ष है, उसको समझना है, उनकी वीकनेस कहाँ है उसको समझना है, उसकी सीखने की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर आईईपी बनाना है। आईईपी होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है और उसको फॉलो करना है। बच्चों को सरल भाषा में, छोटे वाक्यों में और बार बार समझाना है। ऐसी रणनीतियाँ बनाएं कि बच्चों को बार बार समझाया जा सके। मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं जहाँ बच्चा देख भी सके, सुन भी सके, छू भी सके और खुद भी करे। इस तरह की टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। सहायक उपकरणों और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बच्चों के लिए करना है। अगर बच्चों के माता पिता और विशेषज्ञ साथ मिलकर टीचर सहयोग करता है, सब लोग साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं तो बच्चे को बहुत हद तक वो इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर को धैर्य रखना है, संवेदनशील बनाए रहना है और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। जो क्लासरूम के अन्य बच्चे हैं उनको भी कोऑपरेट करने के लिए सिखाना है कि आपको इन बच्चों की मदद करनी है। अब टाइम है PYQ सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रेपिटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर किसकी पहचान है? ऑप्शन ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर आंसर C राइट होगा। बच्चा जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का होता है तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है या फिर वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी सबसे अधिक किस में दिखाई देती है? सब में दिखाई देती है, लेकिन जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का होता है वो सबसे ज़्यादा सोशली कट हो जाता है। वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन D राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ऑटिज्म वाले स्टूडेंट की पहचान मुख्यतः किस चैलेंज से की जा सकती है? एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, केवल मेमोराइजेशन, ग्रॉस मोटर स्किल, केवल फिक्स रूटीन। तो यहाँ पर आंसर आपका A ऑप्शन राइट है, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिविजुअल की मूवमेंट्स, बैलेंस और पोस्चर को प्रभावित करने वाली डिसेबिलिटी कौन सी है? तो जब हमारा इंडिविजुअली मूवमेंट और बैलेंस पोस्चर इफेक्टिव होता है वो हमारा होता है सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। दोस्त ये सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 1-2 साल पहले ही। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं बनाया गया, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस डिफिकल्टी से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग डिफिकल्टी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा B। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिसलेक्सिया को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी के रूप में जानते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज़ में हमने 3 डिफिकल्टीज़ पढ़ी हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, और कल हमने 5 Ds पढ़े थे, उसमें हमारा डिसअफेजिया और डिसप्लेक्सिया भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 7 इज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? रीडिंग में वो वर्ड्स और लाइन छोड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, बार बार एक ही मोटर एक्शन करता है या सुनने में उससे कठिनाई होती है। तो जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का है उसके टिपिकल है कि वो रीडिंग में वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक आदि करता है। ऑप्शन A यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट को इंक्लूजन में अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन क्या है? इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम दे करके कार्य पूरा करवाते हैं, टास्क पूरा करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है,
लॉन्ग पैसेज को पढ़ने और समझने में परसिस्टेंट डिफिकल्टी किस में होती है? सेरेब्रल पाल्सी में, डिस्कैल्कुलिया में, डिसलेक्सिया में और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो डिसलेक्सिया में हमें पैराग्राफ को पढ़ने उसको समझने में भी परेशानी होती है। ठीक है, आंसर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया सीधे किस क्षेत्र में डिफिकल्टी पैदा करता है? डिसलेक्सिया हमारा सीधे इमोशनल रेगुलेशन में इफेक्ट करता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन में करता है, सोशल इंटरेक्शन में करता है, रिटन टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में करता है। यहाँ पर आंसर होगा डी, रिटन टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पर आप रिटन देख के मत सोचना कि ये डिसलेक्सिया नहीं है। जो रिटन टेक्स्ट है उसको बच्चा कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद समझना आना भी डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।